ने साकार किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना आज साकार होते हुए इस भवन के माध्यम से दिख रहा है। आज जब देश अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, संसद भवन का नया अपना स्वयं का भवन में हम कल प्रवेश कर रहे हैं, वो हम सब के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है। आज जिस प्रकार से भारत देश गरीबी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, देश आज भ्रष्टाचार के खिलाफ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। आज गरीबों को मुख्य धारा में लाने का काम आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये भवन गवाह है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने का। ये भवन गवाह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और गरीब कल्याण के सपनों को साकार करने का। ये आधार इसी भवन से बना है। तो आज 2047 तक एक शक्तिशाली भारत, एक समृद्ध भारत, एक आत्मनिर्भर भारत की निर्माण की नींव इस भवन में रखी गई है। देश का 140 करोड़ की जनसंख्या आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की तरक्की और विकास में अपने आप को सहभागी बना के इस संकल्प के साथ कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। जय हिंद, जय भारत। श्री असदुद्दीन जी, एक ही फोटो हमारे इस हॉल में है, किसी ने जिक्र नहीं किया ये फोटो किसकी है। ये विठल भाई पटेल जी का है। जी जी जी। और आज जितने सारे वक्तव्य हम दिए, हम भी दिए हैं, हम ये इनको स्मरण करना जी चाहिए। जी जी, ठीक है। और उसके साथ भी ठीक है, उसके साथ भी और एक नाम हमारी तरफ से जिक्र होने की आवश्यकता है, वो है सच्चिदानंद सिन्हा जी का, जो पहले अध्यक्ष थे हमारे संविधान प्रणयन सभा का। जी जी, ठीक है। वो अस्वस्थ पड़े हो गए, फिर राजेंद्र बाबू उसका बने। चलिए श्री जी जी, श्री असदुद्दीन ओवैसी जी जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे आज एक तारीखी बहस पर बोलने का मौका दिया। मोहतरम जनाब, इस ऐवान के 75 साल के पार्लिमानी सफर की तकमील पर हम बहस कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अपनी जानिब से खराज अकीदत पेश करना चाहूँगा मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब को, जो पहली और दूसरी पार्लियामेंट के मेंबर थे, मेरे कायद सालार मिल्लत सलाहुद्दीन ओवैसी को, सुलेमान सेठ साहब को और मौलाना बनात वाला साहब को। जनाब मोहतरम, इस ऐवान की नाकामियों का भी जिक्र हमको करना जरूरी है। 75 साल का तारीखी सफर इस ऐवान ने मुकम्मल किया। ये ऐवान एक इमारत नहीं है मेरी नजर में, ये ऐवान इस वतन अजीज का एक दिल है, जो बाहर जो गरीब और मजलूम अवाम की तकलीफ को महसूस करे, इसीलिए मैं इसको दिल कहता हूं। मैं आपके सामने 15 मिसालें पेश करूंगा जहां पर इस ऐवान ने अपनी नाकामी का सबूत पेश किया। एक उस वक्त जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों की नस्लकशी की जा रही थी। एक उस वक्त जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत हुई। आ रहा हूं। भागलपुर, जिसमें रेशम के कारोबार को खत्म किया गया, मुसलमानों को दफना दिया और वहां पर फूल गोभी उगना शुरू हो गई। एक उस वक्त नाकामी साबित हुई जब मुजफ्फरनगर और गुजरात में नस्लकशी की गई। एक उस वक्त सर जब हम देखते हैं कि मुंबई की सड़कों पर इंसानियत का नंगा नाच हुआ। एक उस वक्त जब इस ऐवान में टाडा पोटा का काला कानून बनाया गया, यूएपीए का कानून बनाया गया, आफ्सपा का कानून बनाया गया, जिसको 1 साल के लिए बनाया गया था। 58 में हम 2023 में आ गए। एक उस वक्त नाकामी साबित हुई जनाब, जब हम देख रहे हैं कि आज ये जो दिल है, भारत का दिल है, हिंदुस्तान का, इंडिया का दिल है, आज गरीबों में, मजलूमों में, मुसलमानों में, कश्मीर की आवाम में, दलितों में, आदिवासियों में इस ऐवान की मोहब्बत और एतमाद खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। इसीलिए जनता सड़कों पर आकर एहतजाज कर रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये इमारत बन चुकी है, हमारा दिल नहीं है। चाहे CAA का प्रोटेस्ट हो, चाहे किसानों का प्रोटेस्ट हो, चाहे शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन का मसला हो। इसीलिए मैं आपके जरिए हम तमाम को मुतनब्बे करना चाह रहा हूं
कि अगर हम रोडों पर इंसाफ करना जनता को अलाउ करेंगे, इस ऐवान को दिल नहीं रखेंगे, तो याद रखिए ये हमारी पार्लियामानी जमहूरियत के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। और नुकसानदेह इसलिए भी होगा कि क्या हमको अपने ख्वाब गफलत से, अपनी जिम्मेदारियों से निभाने के लिए क्या भगत सिंह को आके बैठना पड़ेगा ऊपर कि देखो तुमने 75 साल में कैसा कानून बनाया और किसको कहां तक पहुंचा दिया। स्पीकर जनाब, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम तमाम को अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। ये इमारतें ईंट से बनी हुई जरूर हैं, मगर ये इस इमारत में दिल है। इस इमारत को दिल के तौर पर बरकरार रखना पड़ेगा। स्पीकर सर, एक और मिसाल दे रहा हूं जहां पर इस ऐवान की नाकामी है। सर, अब तक लोकसभा के कितने 899 मेंबर कामयाब हुए। अब बताइए सर, पार्लियामेंट्री जमहूरियत में, शराकतदारी की जमहूरियत है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में 8,992 में कितने मुसलमान कामयाब हुए? कितने सर? 520, जबकि 1070 को इस ऐवान का मेंबर होना चाहिए था। कितना डिप्रीविएशन है सर? कितना डिप्रीविएशन है? 92% डिप्रीविएशन है। इस मौजूदा पार्लियामेंट में स्पीकर साहब सिर्फ 26 हैं, 14% मुसलमान और सिर्फ 4.8 उनका रिप्रेजेंटेशन है। बताइए, हम वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बने। या तो हकीकत यह है कि आप वोट डालना नहीं चाहते उनको, आप सबको वोट डालेंगे, मगर जहां पर मुसलमान आएगा वो कामयाब नहीं होगा। बताइए, जब दिल में एक 14% आबादी की नुमाइंदगी नहीं होगी तो आप क्या फैसले करेंगे? क्या इस ऐवान को हम कहेंगे कि ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है? स्पीकर साहब, मैं आपको एक और मिसाल देना चाह रहा हूं। बाबा साहेब अंबेडकर ने सही कहा था, अंग्रेज उस जमाने में पार्लियामेंट बुलाते थे टैक्स बढ़ाने के लिए। हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं, हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं। हम तो बाबा साहेब अंबेडकर को हमने सच साबित कर दिया। स्पीकर सर, आखिर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आप देखिए कि चाणक्य ने क्या कहा था। चाणक्य ने सही कहा था। चाणक्य ने सही कहा था कि जब राज चलाने वाले व्यापारी हो जाएंगे तो उस राज के लोग भिखारी हो जाएंगे। आज ये वक्त आ चुका है सर, आज ये वक्त आ चुका है कि क्या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इस देश के लिए सही है या फिर हम प्रोपोर्शनल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करेंगे। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसके पास एक मजहब का वोट होगा, जिसके पास दौलत होगी, वही इस ऐवान में आ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप इस जमहूरियत की नाक, कहीं ये जमहूरियत कमजोर ना हो जाए, मुझे इस बात का डर है सर। आखिर में मैं खत्म करने से पहले एक बहुत बड़े शायर ने कहा था, उस पर खत्म करना चाहूंगा कि अभी चिराग सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी चिराग सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गिरानिए शब में कमी नहीं आई, अभी गिरानिए शब में कमी नहीं आई, निजात दीदे दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि मंजिल अभी नहीं आई। स्पीकर साहब, आखिर में याद रखिए एक बात को मैं सबसे कह रहा हूं कि पिच बदलने से गेम नहीं बदलता, गेम को बदलना पड़ेगा। आप पिच बदल रहे हैं, वरना याद रखिए जब तक हम अपने जमहूरी उसूलों पर, रूल ऑफ लॉ पर, संविधान पर अटूट अमल नहीं करेंगे, वरना याद रखिए कहीं नई इमारत भी हिटलर की राइक्सटैग की इमारत ना साबित हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये नहीं, ये श्री अरविंद सावंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय चेयरमैन सर, आज एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। मैं भावुक भी हूं क्योंकि कभी सपनों में नहीं देखा था कि इस सदन में हम आएंगे। माननीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाला साहब ठाकरे जी, उनकी कृपा और आदरणीय शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब के आशीर्वाद प्रेरणा लेकर हम 2014 में यहाँ आए। जब आए तो मैंने वहां देखा पहले, क्योंकि मैंने वहां माननीय वाजपेयी जी को देखा था ऊपर से। मैं किसी यूनियन की लीडरशिप करता था और उनका वो त्यागपत्र शब्द आज भी मेरे मन में है। वो भाषण मैंने पूरे ध्यान से सुना था। उनके बहुत सारे वाक्य मेरे मन में है। सबसे बड़ा वाक्य मुझे उनका जो मेरे मन में ठसा हुआ है वो है, छोटे मन से आदमी बड़ा नहीं होता। और दुर्भाग्यवश हम किस माहौल में जी रहे वो अगर देखोगे, तो इसलिए बोला मैंने कि 2014 में जब हम चुनकर आए तो उद्धव जी ठाकरे साहब थे, बाला साहब नहीं रहे थे। उनकी वजह से हम आए। 2014 हो 2019 हो, हमारी पार्टी के नेता तो वही थे। उन्होंने टिकट दी, तब बाकी बातें, गठबंधन की बातें मान लिया, गठबंधन में आया।
हमने कहते कि नहीं आए, हमारे पास उतनी दिलदारी है। लेकिन एक बात आज याद करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने संविधान की बात की, तो मुझे याद है जब महाराष्ट्र में रहते सर, परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो भाषावार प्रांत रचना बनाई। अब भाषावार प्रांत रचना बनने के बाद में मुंबई राज्य था हमारा, गुजरात और महाराष्ट्र बना 1960 में। उसके पहले बहुत कुछ संघर्ष हुआ। सीडी देशमुख एक हमारा कोहिनूर हीरा था महाराष्ट्र का, रायगढ़ जिला का, वो आईसीएस बने उस वक्त अंग्रेजों के जमाने में, लंदन में जाकर आईसीएस बनकर आए। तो लोकमान्य तिलक जी ने कहा वो अपने स्वतंत्रता की लड़ाई में आना चाहते थे। तो लोकमान्य तिलक जी ने कहा भैया रुक, स्वराज्य मिलेगा तब हमें तुम्हारे जैसे लोग चाहिए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने 1943 में, सत्ता के पहले। और जब सरकार आई, स्वराज्य बना, तो पंडित नेहरू जी ने उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। अब ये थोड़ी घटना क्यों पीछे जाकर कह रहा हूं कि पंडित नेहरू जी ने जब बनाने के बाद में 56 तक वो रहे, उस वक्त हमारी संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई शुरू हुई थी। मुंबई के साथ महाराष्ट्र बनना है। इस लड़ाई में जब सीडी देशमुख साहब को लगा कि पंडित नेहरू जी हमारी बात नहीं सुन रहे, हमें न्याय नहीं दे रहे, चेयरमैन सर सीडी देशमुख साहब ने इस्तीफा फेंक दिया उनके पास कि मुझे नहीं रहना मंत्री बनकर। आपको क्या स्वाभिमान था देखो। और सबसे बड़ी बात पंडित नेहरू जी की भी सुनो, वो इस्तीफा देकर गए, मुंबई के साथ संयुक्त महाराष्ट्र बना, 106 लोग प्राणों ने अपनी आहुति दे दी। और जब जिस बात के लिए इस्तीफा दे दिया वो तो छोड़ा मंत्री पद, लेकिन पंडित नेहरू जी ने उनको NCAER का चेयरमैन बना, फाउंडर मेंबर बना दिया, यूजीसी का चेयरमैन बनाया। आज अगर कोई इस तरह का अपना विचार प्रकट करे और कहे कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, तो क्या प्रतिक्रिया आएगी उतना ध्यान में रखना है। हमने स्वराज में दीदी कहता था सुषमा जी को, सुषमा जी के भाषण यहां बैठ के भी सुने, पहले भी सुने, अरुण जेटली साहब के सुने। हम भाग्यवान रहे कि एक छोटा टेक्सटाइल मिल के एरिया में रहने वाला छोटे परिवार का बेटा यहां आकर सांसद बना, आदरणीय मोदी साहब के सरकार में मंत्री भी बना, 5 महीना मंत्री भी रहा। तो दोनों सदन में जाने का सौभाग्य भी मुझे मिला, वहां भी जाए यहां भी जाए। लेकिन आज जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह जो बात की ना, वो सही बात है। बाकी राजनीति में ज्यादा नहीं जाना चाहता आज मैं। आखिरी दिन है, इस इमारत का आखिरी दिन है। वो वहां उन्होंने माथा टेका था, वो भी याद है मुझे। लेकिन जिस तरह के माथा टेका था 2014 और 19 का समय बड़ा अच्छा था। 19 के बाद में हम जो सामने देख रहे हैं वो इतना बुरा लग रहा है सर। महाराष्ट्र राज्य के निर्माण के बाद में भी जैसे उसी वक्त सीडी देशमुख साहब ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाई, LIC बनाई, बाद में माननीय इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइजेशन किया, राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का। ये सारे पब्लिक सेक्टर बने, आज उनकी हालत क्या है वो बुरा लग रहा है मुझे। हम उनको न्याय नहीं दे पा रहे। मैं यहाँ 9 बरस से ज्यादा कार्यकाल हूं, हमने टेलीफोन MTNL की, BSNL की हालत देखी है, अब तो वेंटिलेटर पे है। हम बचा नहीं पाए, उसका दुख है, दर्द है मेरे दिल में, वही सबसे बड़ी बात है सर। और बताता हूं कि बेरोजगार है, किसान है, महिलाओं के अत्याचार है, हम नहीं न्याय दे। एजुकेशन है, मैं बार कहता, प्रकाश जावड़ेकर जी कुछ कार्यकाल के लिए मंत्री थे, मैं कहा भैया आप हायर एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, प्राथमिक अवस्था पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां डिस्पैरिटी है, वहां डिस्क्रिमिनेशन है सर, सिलेबस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन है। आपका बच्चा SSC बोर्ड में पढ़ता है, मेरा SSC भी पढ़ता है, इनका CBSE भी पढ़ता है, चौथा और कई इंटरनेशनल बोर्ड में पढ़ता है, उनके सिलेबस अलग है। जब CT को एग्जाम देनी है तो कौन कच्चा रहा, आप ही जान लो। एटलीस्ट इस विषय के लिए भी 2 मिनट में खत्म करूंगा। इस विषय के लिए तो हमें न्याय देने की आवश्यकता है सर। मैं इतना ही कहूंगा, आज भी 2 चीजें मुझे बहुत बुरी लगती है। भ्रष्टाचार की लड़ाई, सही में हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, अंतर्मुख होकर देखना चाहिए।
भ्रष्टाचारियों को सम्मान देकर हम लेते हैं, मंत्री बनाते हैं। ये अपने संविधान, ये अपने इस सदन के लिए अच्छा नहीं है सर। वहां जा रहे तो गलतियां वहां नहीं होनी, दोहरानी चाहिए। मैं इसलिए एक ही बात कहूंगा कि जैसे हमारे पास अभी आरक्षण की लड़ाई चालू है, ओबीसी का आरक्षण है, मराठा समाज का आरक्षण है, न्याय नहीं मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं सब मराठी भाषा का, अभी उनका दर्जा देने की बात आ रही है, अभिजात भाषा का दर्जा देने के लिए, वो भी नहीं हो रहा है, क्लासिफाइड लैंग्वेज का। और आखिर में इतना ही कहूंगा, अभी हम जब भी बात करते हैं तो इतिहास की बात ज्यादा करते रहते, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, कभी तो छोड़ो क्योंकि नहीं छोड़ो ना, आगे जाना है ना। हम चंद्रमा पे गए हैं तो बस 2 पंक्तियां कहूंगा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बखेरा, वो भारत देश है मेरा। उस भारत देश की बात हम करते हैं, वो इंडिया कहो, भारत कहो, हिंदुस्तान कहो, क्यों नफरत पैदा करते हो? नफरत जोड़ो, भारत जोड़ो। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा सभापति महोदय कि जहां छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए द्वार पर उधर जा रहे, नए द्वार पर लिख देते हैं मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। श्रीमती धन्यवाद नवनीत राणा जी। महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज डिस्कशन ऑन पार्लियामेंट जर्नी ऑफ 75 इयर्स, 75 साल का अनुभव तो नहीं बता सकते या उसके विषय पे नहीं बता सकते, पर इतना अनुभव जरूर बताएंगे। पर अनुभव बताने से पहले सर, हमारे देश के जो असली हीरो, महापुरुष और क्रांतिकारियों ने जो ये देश के लिए योगदान दिया, जिन्होंने अपना खून का एक कतरा कतरा इस देश के लिए दिया, उनका उल्लेख होना इस पार्लियामेंट में बहुत जरूरी है। और ये पार्लियामेंट में, ये जूनी बिल्डिंग में, इनके साथ इस देशवासियों की बहुत सारी यादें, और हम जैसे न्यू कमर जो पहली बार इस पार्लियामेंट में आए, उनकी भी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। पर मुझे लगता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्श हम सभी के लिए, इस देश के लिए वो बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, ज्योतिबा फुले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लजपत राय जी, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जी, रानी लक्ष्मीबाई, वीर सावरकर जी, मुझे लगता है भगत सिंह जी, यस। और सर, इस पार्लियामेंट में आने का, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पूर्व सैनिक रहे हुए मेरे पिताजी हैं, उस परिवार से मैं आती हूँ, जिस परिवार में मैंने सीखा है कि देश को देने की भाव, देश के प्रति समर्पण देने की भाव और ईमानदारी से देश के प्रति काम करने की भाव बचपन से हमने अपने परिवार में सीखी है। और उस परिवार से मैं आती हूँ। सपने में भी सोचा नहीं कभी जाया जा सकता कि एक साधारण परिवार से बिलोंग करने वाली महिला ये पार्लियामेंट तक आ सकती है और आम लोगों की, आम जनता की, किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, जिनको हाथ से मजदूरी नहीं, उन लोगों की आवाज बनकर इस पार्लियामेंट में आने का मुझे मौका अगर कोई दिया है, तो आज मेरी अमरावती की सभी जनताओं का ये आशीर्वाद मुझ पे था कि ऐसी लहर में, ऐसी हवा में उन्होंने मुझे निर्दलीय चुनकर आशीर्वाद देकर उनकी आवाज बनाने का एक मौका उन्होंने दिया। तो इसलिए इस जूनी पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट में पिछले कितने सालों से बोलते हैं डेमोक्रेसी की आवाज बनती हुई इस पार्लियामेंट में सबने सुनी है, तो इसके द्वारा मेरे अमरावती, आज मेरी पहचान है तो अमरावती की सांसद करके मेरी पहचान है, तो उस अमरावती करों को, उस गरीब लोगों को, वो मेरे किसान भाइयों को, मजदूरों को, महिलाओं को, युवाओं को इस पार्लियामेंट से मैं मेरे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और ये पार्लियामेंट में आने के बाद हम जिनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी के अंतर रहकर ये पार्लियामेंट में हमको काम करने का मौका मिला, जो कोई सोच नहीं सकता, जिनकी सोच में नहीं आता, वो काम ये पिछले 4.5 वर्षों में हमने उनके नेतृत्व में यहाँ पे होते हुए देखा है। 370 हो या महिलाओं को घर देने के विषय में हो, हर चीज में, हर स्टेप उनसे सीखते हुए ये पार्लियामेंट ने आगे कदम बढ़ाया है। सर, G20 का भी मौका इस देश को पहली बार, G20 तो होती होगी बहुत सारी चीजों में,
मोदी जी ने सिखाया कि स्मार्ट इंडिया कैसे बनना है। स्मार्ट इंडिया के उदाहरण बहुत सारे मोदी जी के द्वारा हम लोग देशवासियों ने, हम जैसे युवकों ने सीखा है। पर G20 जिस तरीके से हमारे देश को पहली बार मौका मिला, उसका अगर क्रेडिट किसको जाता है या किसका योगदान सबसे जाता है, तो वो पावरफुल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जाता है। अगर वो हैं, वो इस तरीके से काम कर रहे हैं, करके विश्व में हमारी पहचान, बाहर सर देश में जाते हैं, अब्रॉड में जाते हैं, तो जब बात करते हैं आम लोगों से, वहां के NRI से, तो बोलते हैं जब हम उनसे बात करते हैं, डू यू नो एनीबडी पॉलिटिशियन हु बिलोंग्स टू इंडिया? सो वो बोलते हैं नहीं, वी डोंट नो मच नेम्स बट वी नो वन नेम, दैट इज मोदी। तो मुझे लगता है तब प्राउड फील होता है कि मैं उस देश की नागरिक हूं और उस पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूं जिन्होंने इसके पहले जितने राजनेता हुए हैं उनके नाम उन्हें पता नहीं है, पर आज पिछले 9 वर्षों से जिनका योगदान, जिनका विश्व भर में अपनी पहचान, हमारे देश की पहचान बनाने का काम हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने किया, उनका आवाज, उनका नाम हर एक कोने में है। तो मुझे लगता है उनका दिल से धन्यवाद करूंगी। और इस पार्लियामेंट में जितने भी सीनियर हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, मंत्री रहे हुए सभी मेंबर्स हैं, सबका आशीर्वाद हम जैसे नए न्यू कमर, न्यू पार्लियामेंटेरियन को मिलता रहा है। ये पिछले 4.5 वर्षों में हमने उनसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं। अगर हमने पहला कदम रखना सीखा है इस पार्लियामेंट में, तो मुझे लगता है हमारे सीनियरों ने हम लोगों को आगे स्टेप बढ़ाकर सिखाया है। मुझे लगता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान के मुताबिक इस देश को चलाते हैं, हम जैसी महिलाओं को अधिकार जिन्होंने दिया, लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का मंदिर हम जिसको बोलते हैं, आज वो पार्लियामेंट का 75 साल पूरा होने के बाद इस पार्लियामेंट से नई इमारत में जाएंगे। इस देश का संविधान नहीं बदलेगा, इस देश की न्याय प्रणाली नहीं बदलेगी, इस देश का कार्य करने वाला जो प्रमुख है हमारे पंतप्रधान जी, वो नहीं बदलेंगे, सिर्फ इमारत बदलेगी। हमारी भावना इस देश के प्रति जो थी वो है और वो रहेगी। हम जिस सर लास्ट 1-2 मिनट हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरीके से देश की सुरक्षा के लिए जो जो निर्णय इस पार्लियामेंट में लाए, जो बिल इस पार्लियामेंट में लाए, वो ऐतिहासिक हमारे दिल में, इस देशवासियों के दिल में रहेगी। इसके लिए अमित भाई का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। सर लास्ट 4 पंक्तियां हमारे अटल जी ने कही है, सर जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा, होना ना होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा, हम हैं हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। इसके साथ इस इमारत को, इस पार्लियामेंट को यहाँ से नमन करती हूँ। इस पार्लियामेंट में बैठने वाला हर पार्लियामेंटेरियन हमारे लिए प्रेरणादायक है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी शॉर्ट प्लीज। Thank you very much, Mr. Chairman, sir. Sir, this is the time by which the members are getting an opportunity to refresh the valuable memories of the past experience which we had in the parliamentary system of India. Sir, today we are saying goodbye to this parliament building and moving to the newly constructed building. Sir, it is very sad to say that to leave this house is intolerable as far as person like me is concerned. Sir, the political legacy, the legislative legacy and the historic legacy of this building can never be equated with any modern structure which we have built, though we are having much better infrastructure facilities. So anyway, we are thankful to all the opportunities which we have received out of this chamber or out of this parliament building, and we would like to refresh that memories at this juncture, and I am thankful to the Honorable Speaker as well as the government for affording such an opportunity to refresh the memories of our parliament experience. Sir, we are indebted to the framers of our constitution, members of the Constituent Assembly. Why? Because the lengthiest drafted constitution, written constitution framed by the framers of the constitution, that is the members of the Constituent Assembly, we, the generations after generations, are indebted to the framers of the constitution. Why? Because all the legislations of the independent India is on the basis of the constitution. That is the first legislative document is the Constitution of India. In independent India, the first legislative document is the Constitution of India. So definitely we are committed and dedicated and indebted to the forefathers or the framers of the Constitution.
I know if you go through the procedure and practice of the Constituent Assembly, each and every article of the Constitution was well discussed, and each article after discussion at the time of adoption was replied by Dr. Baba Saheb Ambedkar and clarified the position, then only it was accepted. That was the precedent and the convention which we have started at the time from the Constituent Assembly. So still we want to continue it. And also the Constitution provides us for a parliamentary system of governance. So according to me, as far as India is concerned, such a pluralistic country, having unity among diversity, this is the best solution. The parliamentary system of governance is the best solution as far as India is concerned. So coming to the back, sir, if you go to the history of Indian Parliament, I would like to say that definitely it is in December 1946, if you examine, Pandit Jawaharlal Nehru presented the objective resolution in the Constituent Assembly, which became the foundational document of the preamble, which declared equality, liberty, fraternity, justice, economic, social, and political freedom of opinion, conscience as the goal of free India. Sir, it was Pandit Jawaharlal Nehru, or it was the Nehruvian vision which animated the Constitution along with the intellectual outputs of Baba Saheb Ambedkar. Sir, during the past 7.5 decades, almost all the time, if you critically examine, the federal structure of the country is under threat. And the federalism, if you go through from 2014 to 2023 also, the federal character of the Constitution is not being addressed in a proper way. That is the latest example, the Delhi Union Territory Amendment Bill, by which the elected government's powers have been taken by the center. So federalism has to be protected. That is the point which I would like to make. Sir, the glorious history of Indian Parliament in the legislative process, landmark legislation from the first Constitution Amendment in the year 1951 to the 104th Amendment, and 73rd and 74th Amendment, by which the Panchayati Raj system and the Nagarapalika system was introduced as the third tier of the system of administration, is a landmark legislation which was done. And so, Right to Education Act, Right to Information Act, and so many legislation. I am not going to the details. Election laws, personal laws, environmental laws, property laws, food laws, GST laws, and Insolvency and Bankruptcy Act, and so many acts, landmark legislation. Sir, I am coming to the precedents and conventions of the House. Sir, it is Pandit Jawaharlal Nehru and G.V. Maulangar, the first Speaker and the first Prime Minister of the country. They are the architects of the building the present parliamentary system. Sir, Pandit Jawaharlal Nehru created healthy conventions and followed them scrupulously and made others to follow. Sir, one time when the G.V. Maulangar, the Honorable Speaker, the then Speaker, he expressed their desire to meet the Prime Minister at the parliamentary office. And after getting the information from the Speaker, immediately Pandit Jawaharlal Nehru has responded, no, the Speaker is the master of the House. He should not come to my office. And the Prime Minister went to the office of the Prime Minister. That is the convention, the tradition of this House, that we have to maintain it. That is the point which I would like to make. So, sir, Pandit Jawaharlal Nehru has laid the foundation stones on the effective parliamentary system. And he would be present in the House every day during the question hour. Whenever the minister makes a wrong answer or an unsatisfactory answer, the Prime Minister will stood up and correct the answer of the minister. That was the tradition and the convention. Sir, please, 2 minutes more, to my experience also. And also, sir, opposition, the role of opposition was well respected by Pandit Jawaharlal Nehru. When A.K. Gopalan was speaking from this side, he was present, the Honorable Prime Minister. So that healthy traditional conventions and the precedents, that is the strength of Indian parliamentary democracy, that is to be protected. Sir, now I am coming to my parliamentary experience just for 2, 3, 4 minutes. Sir, sir, 1 minute. No. Sir. Time is running Sir, fast. okay, sir. Sir, I have come to this house in the year 1996, in the 11th Lok Sabha. Atal Bihari Vajpayee. So I had the fortune to see 3 prime ministers. जी ठीक है okay. Thank you. Thank you very much, sir. Sir, just 2-3 minutes. Just I will finish. Sir, my experience. Sir, when I came here first time in 1996, I had the opportunity or had the fortune to see 3 prime ministers within 19 months. First, Atal Bihari Vajpayee ji,
then Devagowda ji, and then Inder Kumar Gujral ji. Sir, at that time I was very much afraid and having the apprehension of how to address the House. Sir, see in the 11th Lok Sabha, the stalwarts. Sir, if you see the P.V. Narasimha Rao, the former Prime Minister, Chandrasekhar ji, Arjun Singh ji, Adani, L.K. Advani ji, and also Vajpayee ji, and Indrajit Gupta, Somnath Chatterjee, Chitta Basu, Biju Patnaik, Murai Salimar, and stalwarts were in the House. So I, when at the time, immediately after the 13 days of the Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji, the confidence motion was there. At that time, my party had 5 MPs. I was the chief whip, so I got the opportunity to make the maiden speech. Sir, after my speech, I got, when P.S. Sakma ji was the speaker, and I got 12 minutes out of 5 minutes. It was extended after 12 minutes. Everybody congratulate. What I would like to mention is, when I went out of the house, out of the chamber, the Honorable Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, he was coming opposite to my direction. He just nodded my shoulder and said, "Well done, keep it up." That was the democratic temper which he has shown during the time of Vajpayee ji. So that was the inspiration that we got, and because the encouragement. Also, I would like to mention regarding Arun Jaitley ji. So we had series of debates with him, and how the way he is accepting our arguments. One day when we discussed about the money bill, I still remember, and he disputed my point, my argument, and the next day he said that I referred the books and had the homework, and to my information, after studying what I said is correct, and that type of appreciation has to be maintained. And I would like to, sir, the last point which I would like to make. So since the rules of procedure and practice has to be amended so as to ensure the smooth functioning of the House. Once again, I take this opportunity to express our sincere thanks, and with these words I conclude. Thank you very much, sir. You normally very brief you are. Please, this time also please be brief. जी. माननीय सभापति जी, सर्वप्रथम म आज मेरो आफ्नो मातृभाषा नेपालीमा बोल्न चाहे, किनकि यो भाषालाई सदनमा बोल्न पाउने अनि देशभरि नै यसलाई अफिसियल ल्याङ्ग्वेजको रूपमा चलाउन पाउने भनी धेरै लामो संघर्षको बादमा 1992 मा मात्र नेपाली भाषालाई 8 शेड्युलमा अन्तर्भुक्त गरियो र आज नेपाली भाषामा बोल्न पाउँदा म गर्व मान्छु र यो ऐतिहासिक क्षणमा सिक्किमको जनसमुदाय अनि सम्पूर्ण सिक्किमेली जनसमुदायप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज उहाँहरूको आशीर्वादले सिक्किमलाई प्रतिनिधित्व दिएर आज सदनमा आउने मैले मौका पाएको छु र लास्ट 4 इयर्समा सदनमा बसेर प्रतिनिधिको रूपमा जति पनि सिक्किम अनि सिक्किमे जनसमुदायको इस्युजहरू मैले राख्ने मौका पाए। यसको निम्ति म माननीय स्पिकर ओम बिरलाजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो संसदीय प्रणालीको विषयमा सिक्किम जोडिएको केवल आज 1975 सालदेखि यता मात्र सिक्किम एक पूर्ण राज्यको रूपमा भारतमा गाभियो र त्यस समय यही संसद भवनमा यही बसेका नेतृत्वगणले सिक्किमलाई एउटा स्पेशल स्ट्याटसको रूपमा लिएर सिक्किमलाई आफ्नै संस्कृति, आफ्नै संस्था, आफ्नो आइडेन्टिटीलाई बचाउनको निम्ति स्पेशल स्ट्याटस, स्पेशल प्रोभिजन कन्स्टिट्युसनमा लगाइदिएको छ र ती समयमा जो पनि प्रतिनिधित्वहरू यहाँ थिए, जो पनि संसद सदस्यगण यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबैलाई स्मरण गर्दै म उहाँहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र मेरो जति पनि मभन्दा अघि जति पनि सांसद सदस्यहरू यहाँ थिए सिक्किमबाट, उहाँहरूको आफ्नै योगदान रहेको छ सिक्किमलाई यहाँसम्म पुर्याउन अनि भारत र सिक्किमको बीचको सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनाएर लैजान र सिक्किमले आफ्नो देश भारतको निम्ति योगदान दिनको निम्ति जो जति पनि काम गर्नुपर्नेमा मभन्दा अघि आएको सांसद सदस्यहरूको पनि धेरैभन्दा धेरै योगदान रहेको छ। आज उहाँहरूलाई पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु र जो जति पनि सांसद सदस्यहरू आज पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको पक्षबाट पनि म यहाँ स्पिकर साहबलाई अनि संसद भवनका सम्पूर्ण सदस्यगण हामी सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई लाग्छ हाम्रो संसद यो पुरानो संसद भवनबाट हामी नयाँ भवनमा गए तापनि हाम्रो दायित्व, हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी चेन्ज हुँदैन र हाम्रो जति पनि पार्लियामेन्ट्री कन्स्टिट्युएन्सीका कन्स्टिट्युएन्ट्सहरू छ
जति पनि हामीलाई विश्वास गर्ने जनसमुदाय छ उहाँहरूको निम्ति नै हामीले काम गर्नु छ र हिजोसम्म भारत 1947 देखि आजसम्ममा जति डेभलपमेन्ट भएको छ त्यो डेभलपमेन्ट आज हामी देख्दैछौँ। हिजो देश कहाँ थियो र आज वान अफ द मोस्ट पावरफुल कन्ट्रिजहरूमा इन्डियालाई गनिन्छ। आज हामीले G20 को यहाँ G20 समापन भयो र त्यहाँ पनि विभिन्न देशका नेताहरूले भारतलाई साथ दिएको हामीले देख्यौं। चन्द्रयानको सक्सेस हामीले देख्यौं र जब हामी नयाँ भवनमा जान्छौं मलाई लाग्छ हामीले अझै योभन्दा ठुलठुला सपनाहरूलाई पूरा गर्ने हाम्रोमा दायित्व आउँछ र हामी सबै सांसद सदस्य मिलेर हामी यसलाई अघि बढाउन सक्छौं। श्री हनुमान बेनीवाल जी। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज आपने जो बहुत ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दिन है आज पार्लियामेंट का, संविधान सभा से अब तक के 75 वर्षों तक की यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, स्मृतियां और सीख पर चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी सहित तमाम पक्ष विपक्ष के विद्वान सांसदों ने अपनी बात रखी और हम भी हमारा सफर बताते हैं कि विधानसभा के अंदर थे, 3 बार विधायक बने, इच्छा थी कि एक बार लोकसभा को भी देखें, कई बार बाहर से देखते थे और पहला चुनाव जब 14 के अंदर लड़ा, चुनाव हार गए और दोबारा एनडीए गठबंधन के साथ हम आए। खाली एनडीए गठबंधन में हमें बीजेपी का ही फायदा नहीं मिला, हमारा फायदा इनको मिला और इनका फायदा हमें मिला। ये गठबंधन हुआ था। एक मिनट आप विषय पर आइए, विषय पे जा रहा हूं। कम है समय। आज तो आखिरी दिन है, 2-3 मिनट बात। जी समय। तो हमारे जब पहली बार हम यहाँ आए, घड़ी आज भी चल रही तो है, हमें लगा सभापति महोदय कि पहली बार आए जब लगा कि पार्लियामेंट में जाएंगे। हम तो विधानसभा के अंदर थे, रोज हा-उल्ला होता था, विधानसभा के अंदर सस्पेंड भी होते थे, विधानसभा का बहिष्कार भी होता था, बाहर भी निकाला जाता था। लेकिन यहाँ भी ये स्थिति देखी कि कितना समय हंगामे की भेंट चढ़ गया। पिछली बार जब पार्लियामेंट का सेशन था तो उसके अंदर लास्ट 2-3 दिन तक चर्चा चली। ये बात पहले भी बैठ कर हो सकती थी और पूरा देश देखता है पार्लियामेंट चलेगी। जब सांसद पार्लियामेंट के लिए रवाना होता है और जब पार्लियामेंट चलती है तब बेरोजगार, किसान, तमाम वर्गों के लोग एमपी के पास आते हैं कि हमारा मुद्दा लोकसभा के अंदर रेज करो। उनको लगता है कि लोकसभा के अंदर कोई बात उठ जाएगी तो हो सकता है कि सरकार ध्यान दे देगी, उसका समाधान हो। ये उनके होती है कि लोकसभा के अंदर ही मामला उठे। दुर्भाग्य से पिछला सत्र चला गया और आज मैं आपको एक छोटी सी सारणी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूं। सभापति महोदय, जब पहला पार्लियामेंट था, पहली संसद का जब गठन हुआ वो चली थी 677 दिन 5 साल के अंदर, 5वीं चली थी 613, 8वीं 485, 16वीं चली थी 331 और 17वीं जो लोकसभा है अभी इसमें नवंबर, दिसंबर और जनवरी फरवरी का जो आपका है वो बाकी है। लेकिन अपन प्रयास भी करेंगे 230 हो सकता है 30-40 दिन और चल जाए। 1 मिनट तो जो दिन घट रहे हैं, जो चर्चाएं यानी 1-2 मिनट का टाइम दें साहब, आप 1-2 मिनट टाइम दें सभापति महोदय। तो मेरी ये मांग है कि ये सत्र जैसे 617 दिन चले, 500 दिन चले तो पार्लियामेंट के अंदर और ज्यादा डेज ये इनकी मीटिंग हो ताकि लोगों को बात करने का मौका मिले। और छोटी बदरुद्दीन अजमल जी बात तो करने सब 1 मिनट हो गया, प्लीज 1 मिनट, 2 मिनट्स ओनली प्लीज। समय 1 मिनट, 2 मिनट। जी 2 मिनट बात खत्म। तो 1 मिनट करने दो। नहीं आप अपना आखिरी वाक्य बोल दीजिए। तो बोल रहा हूँ आखिरी बोल दीजिए। देखो जरूर छोड़ा, क्यों बोलते नहीं बोलेंगे लोग। अजमल साहब बोलिए। ये बोलते बड़ा बात। अजमल साहब जी, आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय के ऊपर बोलने का मौका दिया। बोलिए। आज हमारे इस पुराने घर का आखिरी दिन है, कल हम लोग सब नए घर की तरफ जाने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि पुराने घर में रहते हुए गए नए साल से संविधान के साथ जो हम लोगों ने खिलवाड़ किया है, सर मैं खिलवाड़ कहूंगा गुस्ताखी की माफी के साथ, पूरे संविधान को बदलने की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, ये हमारे संविधान में कहीं भी नहीं था। दलित भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, वो सब को लेकर हमको यही छोड़ के जाना। मुझे हेलो यू प्लीज कीप क्वाइट, यू प्लीज। तो हम लोगों को आप बोलिए, आप इधर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान। सीमित समय मुझे ये कहना है, कल से हम नए बिल्डिंग में जा रहे हैं जी। खाली कपड़ा नया बनाने से सर नहीं होगा, दिल बदलना पड़ेगा। हम लोगों को पुराने मामलों को भूलकर नए बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। नए लोगों के लिए, दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए और दूसरों के लिए दिल खोल के काम करना पड़ेगा। इलेक्शन सामने है, ये तो ये पब्लिक है, सब जानती है। सर आज मुझे बड़ी खुशी है
कि आज मोदी जी ने बोल दिया। सर प्लीज, मोदी जी ने आज बोल दिया। पहले मर्तबा सत्र में अगर मोदी जी पहले दिन से बोल देते 1-2 मिनट के लिए 18 दिन का हमारा सत्र चलता और ये काम होता। आज उन्होंने बोला, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और G20 के लिए भी और चंद्रयान पे जाने के लिए भी हम लोग शुक्रगुजार हैं। लेकिन नया बिल्डिंग बदलने से नहीं होगा, दिल बदलना पड़ेगा, दिमाग बदलना पड़ेगा। इस मुल्क को अच्छाई की तरफ ले जाने के लिए सबको इरादा करना पड़ेगा। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਰ, ਅੱਜ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। மாண்புமிகு அவைத்தலைவருக்கு வணக்கம். வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த விவாதத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றக்கூடிய வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கியமைக்காக முதலில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். புரட்சியாளர் அம்பேத்கர், பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு, பேரறிஞர் அண்ணா போன்ற மாபெரும் தலைவர்கள் மாநிலங்களவையிலும் மக்களவையிலும் அமர்ந்து விவாதித்த வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த இந்த கட்டிடம் இன்றோடு கடைசி நாளாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. புதிய கட்டிடத்திற்கு நாம் இந்த அவையை மாற்ற இருக்கிறோம். புதிய இந்தியாவை கட்டமைக்க வேண்டும் என்கிற கனவுகளோடு நம்முடைய முன்னோர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் அரசமைப்பு சட்டத்தை இயற்றினார்கள். அந்த அரசமைப்பு சட்டம் ஜனநாயகத்தின் உயிர் மூச்சு. ஜனநாயகத்தை பாதுகாப்பது அரசமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாப்பதாகும். அரசமைப்பு சட்டத்தின் மூலம்தான் இந்த அவை இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த அவை மூலம்தான் இந்த தேசம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த அவையில் விளிம்பு நிலை மக்களுக்கான நலன்களை அடிப்படையாக கொண்டு எத்தனையோ பல சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டிருக்கின்றன. இடஒதுக்கீட்டு சட்டம், அதேபோல நகர்பாலிகா, பஞ்சாயத் ராஜ் போன்ற ஜனநாயகத்தை ஊராட்சி வரையிலும் விரிவுபடுத்தக்கூடிய புரட்சிகரமான சட்டங்கள், வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டங்கள், இப்படி எண்ணற்ற பல விளிம்புநிலை மக்களின் பாதுகாப்புக்கான சட்டங்கள் இயற்றப்பட்ட நிலையில் பொடா தடா போன்ற பயங்கரவாத சட்டங்களும் இந்த அவையில் இயற்றப்பட்டிருக்கின்றன. விளிம்புநிலை மக்களின் குரலை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு அவை என்கிற முறையில்தான் நானும் இந்த அவையில் இரண்டாவது முறையாக உறுப்பினராக இடம்பெறக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறேன். இந்த நிலையில் அரசமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்க வேண்டியது இந்த நாடாளுமன்றத்தின் முக்கியமான கடமையாக இருக்கிறது. ஆகவே அரசமைப்பு சட்டத்தில் செக்குலரிசம் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு கோட்பாடு என்பதை நாம் அறிவோம். அந்த மதசார்பின்மையை காப்பாற்றுவதற்கு இந்த பாராளுமன்றம் உறுதியேற்க வேண்டும்.
टाइम हो गया। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माननीय सदस्यगण, आज लोकसभा के इस गरिमापूर्ण और ऐतिहासिक कक्ष में सदन की बैठक के अंतिम दिन अत्यंत सारगर्भित और सकारात्मक चर्चा हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी दलों के नेताओं ने, सदस्यों ने भारत की अभी तक की लोकतंत्री यात्रा पर अपने अनुभव, अपने विचारों को साझा किया। ऐतिहासिक घटनाओं एवं निर्णयों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। यहां पुरानी सुखद अनुभवों को भी सभी ने अपने अपने भावनाओं से व्यक्त किए। अब समय आ गया है जब लोकसभा की आगे की कार्रवाई संसद के नए भवन से संचालित होगी। ये हम सब के लिए ऐतिहासिक और अविस्मरणीय पल है। हम जब नए भवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, तब इस भवन की स्मृतियां हमारी स्मृतियों में सदैव अंकित रहेगी। आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि लोकतंत्र की 75 वर्ष की यात्रा में जिस प्रकार इस सदन की गरिमा, मर्यादा और प्रतिष्ठा को स्थापित किया, हमारे सभी माननीय पूर्व सदस्यों ने, नेताओं ने जो यहाँ की गरिमा, प्रतिष्ठा, अच्छी चर्चा, संवाद, जिसके कारण हमारे लोकतंत्र की सामर्थ्य बढ़ी है, देश में प्रतिष्ठा बढ़ी है। अब हम नए भवन में हमारे संसदीय लोकतंत्र की यात्रा शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि नए संसद भवन में हम नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। मैं ये भी अपेक्षा करता हूं कि जो कुछ भी पुरानी घटना है, विशेष रूप से मेरा आग्रह रहेगा प्ले कार्ड लेना, नियोजित तरीके से सदन स्थगित करना, ऐसी घटनाओं को यहां हम त्याग करेंगे और नए प्रतिमान से, नए संसदीय परंपराओं को, श्रेष्ठ परंपराओं को हम स्थापित करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मेरी ये भी अपेक्षा है नए भवन में नई ऊर्जा, नए संकल्प के साथ हम बेहतर प्रॉपर्टियां, और हमारे सदन की जब आपने विचारों व्यक्त किया कि सदन में कैसी कैसी चर्चा हुई है, श्रेष्ठ डिबेट हुई है, उससे भी श्रेष्ठ डिबेट और चर्चा, मुद्दों पर चर्चा नए संसद भवन में करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मेरा भी इस भवन से बहुत लगाव रहा है। 4 साल 3 महीने आपने सबने सदन में मुझे सहयोग किया है, आगे भी सहयोग करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और मेरा अनुभव रहा है कि सदन में जिस तरीके से कई गंभीर मुद्दों पर पूरे सदन ने एक मत होकर देश और राष्ट्र के हित में निर्णय लिए हैं, उससे भी बेहतर नए भवन में एक मत से, सामूहिकता से निर्णय लेंगे, ताकि भारत की लोकतंत्र की प्रतिष्ठा विश्व में और बढ़े। आज भी भारत के लोकतंत्र पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक की भूमिका के रूप में है। मुझे आशा है नया भवन आपके लिए नई ऊर्जा के साथ इन संकल्पों को पूरा करेगा। आप सभी को जो चर्चा की उसके लिए मैं बहुत बहुत पुनः धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यों, सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 19 सितंबर 2023 को दोपहर 1:15 पर नई संसद भवन के लोकसभा के सदन में प्रारंभ होगी। सभा की कार्रवाई आज स्थगित की जाती है।